अच्छा जनाब, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रोमानिया का ही वर्क परमिट अपडेट कर रही हूँ कि हमारे पास रोमानिया की एक सवाल आया कि क्या आपकी जॉब्स जो हैं वो एक सवाल नहीं आया, काफ़ी लोगों ने पूछा कि क्या आपकी जॉब्स जो हैं वो यूट्यूब पे उस पे वेबसाइट पे मौजूद है या नहीं है। तो भाई मेरे आप लोगों के सवाल का एक खूबसूरत सा जवाब ये देती हूँ कि सिवाय जापान और साउथ कोरिया के अनटिल और अनलेस इवन दो चाइना तक के भी वीज़े आपको वेबसाइट पे नहीं नज़र आएंगे, बट जेड वीज़े लगते भी हैं और लोग टीचिंग और सेल्स की जॉब पे जाते भी हैं पाकिस्तान से। ठीक है, तो अब पिछले 2 हफ्ते पुरानी बात है, एक साहब ने सुबह सुबह मुझे मैसेज कर दिया और बिल्कुल अखबार का उसने मुझे कटिंग दिखाया कि वहाँ गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जो है उज़्बेकिस्तान के वीज़े आए हुए हैं, उज़्बेकिस्तान के। खैर मैंने उनको थोड़ा सा रिलैक्स किया, मैंने कहा अभी आप कोई डिसीजन नहीं लें, जस्ट वेट एंड वॉच, मैं आपको क्या जवाब देती हूँ। फिर मैंने उनसे पूछा कि आपने ये उठाया कहाँ से, तो उन्होंने मुझे उस पेज का लिंक दिया कि ये फ़लाँ पेज है फेसबुक पे, उस पर जो है मैंने वहाँ से ये उठाया और फिर मैंने ये जाके चेक किया है तो मैडम ये गवर्नमेंट की वेबसाइट पर भी डली है। अच्छा, जो कटिंग थी वो बिल्कुल वैसे ही थी जैसे हमारे कतर और दुबई और सऊदीया की डिमांड्स होती हैं, बिल्कुल उसी शक्ल में अखबार का वो कटिंग था। और उसका जो है उसके नीचे नंबर वंबर भी सारे लगे हुए थे और कोई पिंडी या चकवाल हाफिज़ाबाद ऐसी इस टाइप के इलाकों का एड्रेस भी लिखा हुआ था। उज़्बेकिस्तान के लेबर टाइल मेकर फलाना ढिमकाना ये वो सब रखे हुए थे। फिर मैंने उनका फ़ोन बंद किया, उसके बाद मैंने अपने सारी अपने उस दिन की मसरूफियात को आगे पीछे किया और फिर मैं लग गई उनकी इस चीज़ को मालूमात हासिल करने के लिए। तो जनाब देखिए, इस कहानी को कंक्लूड करने का मतलब ये है कि लोगों, जब मैं उन्हें उस पेज पे गई तो उस पेज के एडमिन ने लिखा हुआ था कि हमारा काम सिर्फ दुनिया भर से ऐड कलेक्ट करके लगाना है। अब आया ये फेक है या लीगल है या इलीगल है या फेक है या ट्रू है, ये आपने खुद अंदाज़ा लगाना होगा क्योंकि हमारा इसमें कोई रोल नहीं है। मैंने कहा भाई पहली बात तो यहीं ख़त्म हो गई। दूसरी बात ये कि 2 साल पुरानी पहले 2 साल तकरीबन पहले बिल्कुल मैंने भी यूट्यूब पे वीडियो अपलोड की थी उज़्बेकिस्तान के हवाले से, वर्क के हवाले से, लेकिन फिर उसके बाद से अनफॉर्चुनेटली कोविड में जब क्वारंटीन का सिलसिला उज़्बेकिस्तान से शुरू हुआ तो सब कुछ ख़त्म हो गया। और अब इवन के अब तो पाकिस्तान से विज़िट वीज़ा और बिज़नेस वीज़ा भी नहीं मिल रहा। तो लिहाजा अगर कोई भी शख्स आपसे को बताता है, दिखाता है, तो उज़्बेकिस्तान का वीज़ा ना इस वक्त हो रहा है, ना कोई वर्क सिनेरियो है और ना आप वहाँ पे जा सकते हैं और ना वहाँ आपको काम मिल सकता है। ये बात मैंने उन साहब को बताई। अब वल्लाह आलम उन्होंने मेरी बात पे यकीन किया या नहीं किया, बल्कि उन्होंने मुझे चलते चलते ये रेफरेंस दिया। अब मैंने कहा अल्लाह के बंदे, जब वीडियो देखा करो तो ऊपर तारीख पढ़ लिया करो कि वो कौन से ईयर की है। आप 3 साल पुरानी वीडियो देखोगे और कहोगे कि वो चीज़ आपको आज मिले तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसी तरह रोमानिया का जो होता है वो हम डायरेक्ट कंपनीज़ के साथ जो है वो राब्ता करते हैं और वही बात आ जाती है जो अभी मैंने आपको इटली में बताई, वो डी कैटेगरी का वीज़ा निकालते हैं और जिस कागज़ को हम सब आपको वर्क परमिट की ज़ुबान बोलते हैं, बेसिकली वो आपका इनिशियल टैक्स पे किया जाता है। वहाँ आपको रजिस्टर्ड किया जाता है कि हाँ, जब आप 90 दिन के वीज़े पर आएंगे तो वहाँ आप एलिजिबल हैं, आप वहाँ लीगल हैं इस कंपनी में एम्प्लॉय के तौर पे काम करने के लिए। अब अगर मैं हर एक को ये तफसील समझाऊंगी तो हर शख्स तो इतना काबिल नहीं है। कुछ लोग अल्हम्दुलिल्लाह काबिल हैं, समझ जाएंगे, कुछ लोग बिल्कुल नहीं समझेंगे। तो इसलिए हम भी आप लोगों के साथ वही मिडल ईस्ट की ज़बान बोलते हैं जी। डिमांड आई हुई है जी, वर्क वीज़ा लग रहा है, नहीं जी, वो वीज़े पे भी लिखा होता है डी कैटेगरी लॉन्ग टर्म वीज़ा। और जो कागज़ होता है ना, एक छोटा सा पेपर आता है, वो पेपर सब समझिए शहरक की है हैसियत रखता है, क्योंकि उसी पेपर पे आपको रजिस्टर करवाया गया होता है कंपनी में कि आप इस वीज़े पे जाके काम करना शुरू करेंगे। फिर हम आपसे एक हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई भाग मत जाना निकल के गेट से,
ठीक है, कि तुम्हारे मामा फ्रांस से बुला रहे हैं और चाचा जर्मन से बुला रहे हैं, तो तुम जो है जब कंपनी में जाओगे तो कंपनी वाले तुम्हारा जो है 1 ईयर एक्सटेंडेबल जो है वो वर्क परमिट देंगे, तुम्हारी टीआरसी बनाएंगे और जो भी उनके कवानीन है, मेडिकल करेंगे। ठीक है, तो हम कहते हैं तुम वहाँ 3 महीना काम करो एट लीस्ट। वैसे मर्जी है तुम्हारी, तुम 2 साल काम करो, 3 साल काम करो, हमने तो तुम्हारी नौकरी की जिम्मेदारी ली है, सैलरी की जिम्मेदारी ली है, रिहाइश खाने पीने की जिम्मेदारी ली है, वो हम पूरे करेंगे। ठीक है, बट तुम ना भागना भाई, तुम कम से कम अगर तुम्हें भागना भी है तो 3 महीना रुक जाओ एटलीस्ट। वहां से सारे कागजात ले लो ताकि तुम्हारे ऊपर कानूनी कोई चारा जो ही न कर सके। मतलब हम तो आपके बेनिफिट पे बात कर रहे हैं ना, हमने तो आपसे ये नहीं कहा कि तुम बस वहाँ बस तुम एयरपोर्ट से निकलो मैं तुम्हें इलीगल निकाल दूंगा, मैंने तो कहीं नहीं कहा आपसे। मैं तो आपसे कह रही हूँ मैं जिस कंपनी में भेज रही हूँ मैं वहाँ की आपकी नौकरी की जिम्मेदारी उठा रही हूँ, मैं वहाँ आपको तनख्वाह की जिम्मेदारी उठाऊंगी, मैं वहाँ आपके रिहाइश खाने पीने की जिम्मेदारी उठा रही हूँ, बट आप वहाँ रुक के नौकरी तो कर लीजिए। और क्या चाहिए, 15-15 दिन पे 2 दफ़ा महीने में आपको सैलरी मिल जाती है, कन्वर्जन यहाँ से इतना स्ट्रांगली हाई है, और क्या चाहिए आपको। तो ये बातें उन लोगों के लिए है जिनके पास एजुकेशन कम होती है, नॉलेज कम होती है, और वो जो है परेशान करते हैं। अब बात आती है कि जी कन्वर्जन पैसे बढ़ा दिए आपने, पैसे बढ़ा दिए, तो भाई अगर 10-20 रुपए का फर्क होता है ना, 10 का 15 का, तो वो हम बर्दाश्त कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन जब 50 रुपए का डिफरेंस आ जाता है तो बताइए आप, हम कोई डकैती तो नहीं करते हम, मैं अपनी टोटल बात कर रही हूँ, बाकी लोगों का क्या है गॉड नोज बेटर। तो हमने कोई रेट नहीं बढ़ाया है, हमारे मुल्क में यूरो चला गया 300 पे, तो ऑब्वियसली सी बात है हमने भी वही रेट रखा है जो पहले था, वही रेट आज है। बस सिर्फ फर्क इतना है कि वो रेट चेंज होके यूरो ऊपर हो गया। अल्लाह करे कि आप लोगों के अप्लाई करने के बाद यूरो नीचे आ जाए तो वो उसी हिसाब से पैसे कम हो जाएंगे। तो ये वो टेक्निकल बातें हैं जो आप लोग समझे बगैर ही जो है वो शोर शराबा मचाना शुरू कर देते हैं, और वो भी उन लोगों के कहे पे जो खुद सारा दिन जो है वो भैंसे चरा रहे होते हैं और भैंसे को नहला रहे होते हैं। अब आपको ये चीज़ समझ में आ गई कि जी अब जैसे उन्होंने हमें कंस्ट्रक्शन में, तो एक ज़माने से जब मैं खुद 17,000 रुपये पे मुलाजमत करती थी तब से रोमानिया कंस्ट्रक्शन पे हमारे यहाँ से लॉन्ग टर्म बेस पे बुलाता है बंदे। अब उसने हमें रेस्टोरेंट की फील्ड भी दे दी है जिसमें हाउस कीपिंग भी है, रूम सर्विस भी है, वेटर भी है, पिज़्ज़ा शेफ़ भी है। तो अब हमारे पास काफ़ी सारी जो है ना वो डिपार्टमेंट्स और ओपन हो गए। इसी तरह कंस्ट्रक्शन में भी हमारे पास रोड सर्वेयर का भी है, हमारे पास हैवी ड्यूटी जो ट्रक चलाते हैं उनका भी है, इसके बाद हमारे पास शावल ऑपरेटर और एक्सकेवेटर भी है। अब उनके यहाँ कहीं कंस्ट्रक्शन हो रही है, उन्हें बहुत हैवी मकदार में लोग चाहिए, तो उन्होंने हमें ये ऑफ़र दे दी है कि आप यहाँ से लें। अब जो हम वीज़ा निकालते हैं एम्बेसी से, मतलब मैं नहीं घर से बैठ के निकालती, अब देखा जाए तो उस पर ना तो मेडिकल की नीड होती है ना प्रोटेक्टर की नीड होती है, पर चूंकि हमारे मुल्क के कानून के मुताबिक हम अंडर द अम्ब्रेला ऑफ ओवरसीज चलते हैं, तब हम कहते हैं कि आप जाके प्रोटेक्टर कराइए। ये टेक्निकल बातें हैं जिनको आपको इतना एलिबरेट करके कोई नहीं समझाएगा, क्योंकि लोगों को अपना चैनल चला के पैसे कमाने हैं। पैसे मैं भी कमाती हूँ, बिल्कुल कमाती हूँ, किसने कहा मैं फ्री काम कर रही हूँ, लेकिन मैं पैसे वो कमाऊंगी जो जायज़ होंगे, जो मेरे करने पर मुझे दिए जाएंगे काम। उम्मीद करती हूँ सेशन आपको पसंद आया होगा। एक बार फिर हाजिर होंगी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।